Okay, now we will see the how to draw the shear force and bending moment diagram for the overhanging beam. Now overhanging beam होती क्या है ये हमने देखा है. Overhanging beam means the beam which is hanging over its support. मतलब जो beam supports के बाहर भी जो hang करे, ये supports है, मैंने reaction बनाया. Ultimately हमको उसका free body diagram बनाना ही पड़ता, but यहाँ पर ये supports है दो, और जो beam supports के बाहर भी hang करता है, कुछ weight उसमें लगता है supports के बाहर भी, that particular beam is known as the overhanging beam. अब ये overhanging beam का आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम एनालिसिस के ही थ्रू समझेंगे. मैं डायरेक्टली ना बता के आपको एनालिसिस के थ्रू बताऊंगा कि इसका आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतनी ज़रूरी रहती है ओवरहैंगिंग बीम्स. ओके, तो तीन अलग अलग केसेस हम देखेंगे, उसके थ्रू आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी. और तीनों केस में हम ये देख रहे हैं, इनिशियली हम ये मान रहे हैं कि और कोई वेट नहीं लग रहा है, जो उसका सेल्फ वेट है उस पर्टिकुलर बीम का, ओवरहैंगिंग बीम का, सिर्फ वो सेल्फ वेट इस पर्टिकुलर बीम में लग रहा है. ओके, नाउ दिस इज द बीम विच वी आर हैविंग, और इसका जो ओवरहैंग पार्ट है दैट इज let's suppose A, and this A is equal to, in this particular case, फर्स्ट केस में हम मान रहे हैं that A is equal to L/4. पहले केस में A L/4 लेंगे, फिर हम A ग्रेटर देन L/4 लेंगे, फिर A लेस देन L/4 लेंगे. तीनों में डिफरेंस हम देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मतलब मोर देन इसकी एनालिसिस पार्ट तो खैर है ही, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसका जो कंक्लूजन वहाँ से हम ड्रॉ करेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है. Getting this on? Okay, now how to draw the shear force and bending moment diagram for this particular overhanging beam. So the very first step जो हम जानते हैं कि हमको reactions निकालने पड़ेंगे. Now this particular beam is the symmetrical beam. क्यों symmetrical beam है? आप देख रहे हैं symmetrically loaded है दोनों supports के along. ओके, तो सिमेट्रिकल बीम है तो सबसे पहला काम रिएक्शंस जो होगा वो इक्वल होगा, एंड विच विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल लोड. नाउ लेट्स सपोज दिस यूडीएल इज W पर मीटर लेंथ, तो टोटल जो लोड होगा दैट विल बी W इंटू एल. टोटल लेंथ इज L, तो टोटल लोड होगा हमारा W इंटू एल, और टोटल लोड का हाफ होता है, तो RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू WL/2. दैट इज द फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज हुई. ओके, नाउ अब इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ शेयर फोर्स डायग्राम. ओके, now this is let's suppose point C and point D. तो point C पे जो shear force होगा that will be 0. ओके, इनिशियली अगर मैं FC माइनस और FC प्लस, अगर कंफ्यूजन होता है तो माइनस और प्लस देख के कर लिया करो. हालांकि आपके एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो उस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल ये मैं इसलिए बताऊं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. FC माइनस भी मैं देखूं तो 0, FC प्लस भी देखूं तो भी 0 है. क्यों 0 है? क्योंकि एक स्मॉल स्ट्रिप है, ये UDL है, पॉइंट लोड नहीं है. ओके, तो FC माइनस FC प्लस दोनों 0 है. ओके, अगर FA माइनस और FA प्लस में देखूं, ओके ध्यान से समझना, FA माइनस अगर मैं देखूं, FA माइनस A पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में, तो कितना लोड आ रहा है? ये पूरा लोड आ रहा है, और ये पूरा लोड मतलब कितना है? W इंटू L/4. ओके, तो FA माइनस जो होगा हमारा, FA माइनस जो होगा W इंटू L/4, W इंटू दिस डिस्टेंस L/4. और ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कैसे समझ में आएगा? लेफ्ट साइड राइट साइड अपवर्ड जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो लेफ्ट साइड अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव होगा. ओके, तो ये हमारा नेगेटिव मिलेगा. लेफ्ट साइड यहाँ से हम देख रहे हैं तो लेफ्ट साइड डाउनवर्ड है, तो ये नेगेटिव मिलेगा, माइनस WL/4. क्लियर है ये? ओके, FA प्लस कितना होगा? देखो FA प्लस मतलब A पॉइंट के जस्ट राइट, तो A पॉइंट के जस्ट राइट में कितना होगा? एक तो ये UDL जो कि है हमारा कितना, माइनस WL/4. उसके अलावा ये रिएक्शन. ओके, रिएक्शन कितना है हमारे पास? प्लस WL/2, तो ये हो जाएगा प्लस WL/4. क्लियर है नहीं है? सिमिलरली FB माइनस और FB प्लस, ये क्या होगा? FB माइनस B के जस्ट लेफ्ट में. ओके, तो इधर का पूरा देख लो, ज़्यादा इजी है, चाहो तो इधर का भी देख सकते हैं, बट जो इजी पड़े उसको देखो. तो ये क्या हो जाएगा? राइट साइड डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो इतना हमारा एक तो पॉजिटिव में आ जाएगा WL/4 जो कि UDL के कारण है, और ये राइट साइड अपवर्ड नेगेटिव. ओके, माइनस WL/2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस WL/4. क्लियर नहीं है? और सिमिलरली FB प्लस जो आएगा, FB प्लस ये कितना हो जाएगा? WL/4 एंड राइट साइड डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा WL/4. दैट्स इट, सिंपल है. ओके, रख दो सारी वैल्यूज. तो FC माइनस FC प्लस तो 0. A माइनस कितना है? सॉरी, A माइनस कितना है? माइनस WL/4 से लेकर प्लस WL/4 तक वेरी कर रहा है ये. A पॉइंट पे माइनस WL/4 से लेकर, ये माइनस WL/4 से लेकर प्लस WL/4 तक वेरी कर रहा है. और लाइन कैसे ज्वाइन होगी? ये x⁴ का लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो x⁴ की लीनियर लाइन बनेगी, ये ज्वाइन हो गई. गेटिंग दिस नोट? सिमिलरली B पॉइंट पे आ जाओ, B पे माइनस WL/4 से प्लस WL/4, अगेन माइनस WL/4 से लेकर प्लस WL/4. ओके, ये
ठीक है। अगेन लाइन जॉइनिंग विल बी द लीनियर लाइन, x टू द पावर 1 का कर्व, ये x टू पावर 0 की लाइन चल रही है, तो x टू पावर 1 का कर्व ये हो गया। एंड अगेन एंड में d पे 0, ओके, अगेन लाइन जो जॉइन होगी वो लीनियर लाइन, दैट्स इट। समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और एक और पॉइंट हमको मिल गया जहां पर shear force हमारा 0 है, डेट इज पॉइंट E, लेट्स सपोज। Getting this? So this is nothing but the shear force diagram, सिंपल है। इसमें मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरा WL/4, यहाँ नीचे गया है, फिर ये WL/4 ऊपर आया, फिर ये WL/4 नीचे की तरफ, ये WL/4 ऊपर की तरफ, दैट्स इट, सिंपल है। ओके, नाउ हाउ वुड बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? अब इसी में सेम चीज़ में अब हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? अब देखो, C पे तो 0, एंड्स पे 0 होगा, फ्री एंड्स है, फ्री एंड्स पे 0 होगा, कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं लग रहा है। ओके, ना पॉइंट A पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालूं, ओके, तो पॉइंट A पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर साइड का या तो पूरा एरिया ले सकता हूं मैं, ओके, तो MA माइनस MC, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज नथिंग बट एरिया अंडर शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। तो इसका एरिया A और C के बीच का शियर फोर्स डायग्राम का एरिया, अभी एरिया नेगेटिव में हमको मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, ओके, माइनस हाफ इंटू L/4, ये डिस्टेंस L/4 है, इंटू WL/4, ओके, तो ये हो जाएगा 4 4 16 इंटू 2 32 माइनस WL²/32। गेटिंग दिस? ओके, तो दिस इज MA माइनस MC। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमको समझ में आ रही है क्या? MC हमारा 0 है, तो जो भी वैल्यू मिल रही है वो सीधा सीधा हमको MA की मिल रही है, तो M एट A इज नथिंग बट माइनस WL²/32, ये मिल गया हमको माइनस साइन। ओके, और कर्व कैसा रहेगा? ये x टू द पावर 1 की लीनियर लाइन है, तो x² का पैराबोला और ऊपर से कॉन्वेक्स, तो x² का पैराबोला ऊपर से कॉन्वेक्स बना दो, लाइक दिस। क्लियर है नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब मैं पॉइंट E पे अगर मैं निकालूं, पॉइंट E पे देखो, पॉइंट E पे बेंडिंग मोमेंट, तो सेम चीज करना है हमको, ME माइनस MC, ME माइनस MC, E माइनस C, ओके, तो E माइनस C कितना होगा? ये एरिया माइनस टाइम्स ऑफ ये एरिया प्लस टाइम्स ऑफ ये एरिया, ओके, और ये दोनों एरिया हमारा इक्वल है, ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया दिख रहा है, सिमेट्रिकल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमेट्रिकल है, तो जितना ये नेगेटिव एरिया है उतना ही ये पॉजिटिव एरिया। गेटिंग दिस? तो क्या हो जाएगा? ये माइनस WL²/32 प्लस WL²/32 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो MC ऑलरेडी हमारा 0 है, तो मोमेंट एट पॉइंट E आ गया हमारा 0। क्यों 0 मिला? क्योंकि ये दोनों एरिया हमारा इक्वल है, और एक नेगेटिव साइड का एरिया, एक पॉजिटिव साइड का एरिया, सिंपल। गेटिंग दिस? ओके, नाउ अब आ जाओ पॉइंट B पे, तो पॉइंट B पे क्या होगा? या तो पूरा इधर का ले लो या तो पूरा उधर का ले लो, तो बेटर है हम उधर का ले लेते हैं। तो उधर का लेने पर क्या हो जाएगा? MD माइनस MB, D माइनस B इज इक्वल टू ये वाला एरिया, ओके, ये एरिया कितना है हमारे पास? हाफ WL/4 इंटू L/4 विच इज इक्वल टू WL²/32, ओके, ये MD माइनस MB है और वो पॉजिटिव साइड का एरिया। अच्छा, हमारे पास MD 0 है ना कि MB, तो ये हो जाएगा MB इज इक्वल टू माइनस WL²/32। गेटिंग दिस नॉट? ओके, ये मिल गया MB, और MD तो ऑलरेडी हमारा 0 है, हो गया। गेटिंग दिस? ओके, तो B पॉइंट पे अगेन कितना आ गया? माइनस WL²/32, और यहाँ पर 0, तो ये कर्व कैसा होगा? अगेन ऐसा, और ये यहाँ पर पॉइंट E पे हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 मिल रहा है। गेटिंग दिस नॉट? ओके, और अगर मैं कर्व को ज्वाइन करूँ तो ये सेकेंड डिग्री पैराबोला, ऊपर से कॉन्वेक्स, ये समझ में आई कि नहीं है? ओके, सो दिस इज नथिंग बट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर केस, जहाँ पर हमको पॉइंट E पे जो बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है, डेट इज नथिंग बट 0। क्लियर और नॉट? ओके, सो नाउ ये दो केस और देखते हैं। अभी तो हमने देखा व्हेन A इज इक्वल टू L/4। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन A इज ग्रेटर देन L/4 एंड व्हेन A इज लेस देन L/4। तो इन दो केसेस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बस हम देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से होगा, और फिर जो फाइनली कंक्लूजन की जो मैं बात कर रहा था उस पर हम बात करेंगे। ओके, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? ओके, मैग्नीट्यूड पे बहुत ज्यादा मत जाओ, बट एक जनरल शेप जो होगा वो किस तरह से होगा वो हमको देखना है। ओके, तो सबसे पहला जो भी हम रिएक्शंस निकाले A B C D पे रिएक्शंस, ऑब्वियसली रिएक्शंस तो इक्वल ही होंगे विच इज इक्वल टू WL/4। ओके, बट उस चीज पे हम ना जाते हुए सीधा से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हम शेप देखेंगे। तो पॉइंट A पे जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा ऑब्वियसली नेगेटिव मिलेगा, ओके, और जो शेप मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, दैट विल बी लाइक दिस।
ओके नाउ अब इस चीज को समझो ध्यान से। अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पर इस पॉइंट का हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना था, तो ये वाला एरिया हम देख रहे थे। ओके सेम चीज यहाँ पर एज्यूम करो। अभी तो यहाँ पर a इक्वल टू L/4 था, तो a L/4 था, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल था, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट पॉइंट E पे हमको 0 मिल गया था। ओके बट अगर मान लो कि बात ये वाला एरिया ज्यादा रहता है, नेगेटिव एरिया अब ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव एरिया, जो कि इस केस में है a इज ग्रेटर देन L/4, तो इसलिए ये जो नेगेटिव एरिया मिलेगा वो हमको अब ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस पॉजिटिव एरिया। तो नेट जो मोमेंट आएगा पॉइंट E पे दैट विल बी नेगेटिव माइनस दिस प्लस दिस। ये ज्यादा है इस पर्टिकुलर केस में, ये ज्यादा है ये कम है, तो नेट मोमेंट जो मिलेगा पॉइंट E पे हमको नेगेटिव मिलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा किस तरीके से आएगा, इट विल बी लाइक दिस, सॉरी यहां पर भी नेगेटिव और ये ऐसा। गेटिंग दिस नॉट? ओके नेट मोमेंट पॉइंट E पे जो मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है। गेटिंग दिस? तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका मिला। इसमें क्या होगा, सेम काम इसमें भी देखना है अब हमको। अब क्या होगा, अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया मिलेगा हमको, दिस विल बी लेस एज कंपेयर टू दिस। मतलब नेगेटिव एरिया पॉइंट E पे अगर मैं मोमेंट निकालूं तो अब जो नेगेटिव एरिया है वो कम है, उसका मैग्नीट्यूड कम है एज कंपेयर टू पॉजिटिव एरिया। तो नेट मोमेंट जो पॉइंट E पे मिलेगा वो अब की बार पॉजिटिव मिलेगा। गेटिंग दिस नॉट? ओके तो अगर वो पॉजिटिव मिलेगा तो अब की बार हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो मिलेगा दैट विल बी समवॉट लाइक दिस, नेट मोमेंट इज पॉजिटिव। क्लियर और नॉट? ओके वट एवर बी द मैग्नीट्यूड पे अभी हम बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, शेप की अभी मैं बात कर रहा हूं। तो अगर इफ a इज ग्रेटर देन L/4 है तब हमको इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा, एंड इफ a इज लेस देन L/4 है तब हमको इस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा। ओके नाउ अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ये तीनों केसेस ध्यान से देखो। व्हेन a इज इक्वल टू L/4, व्हेन a इज ग्रेटर देन L/4 एंड व्हेन a इज लेस देन L/4। और ये समझने की कोशिश करो कि डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से विच केस इज द बेस्ट केस, कौन सा केस बेस्ट है फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू जब मैं बोल रहा हूं तब सपोज हमको अब किसी भी बीम को डिजाइन करना, ऑब्वियसली ये चीज हमको देखना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर बीम में स्ट्रेस जो है वो मिनिमम लग रही है, और स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस आगे चल के हम देखेंगे इस चीज को। आप लेकिन आप लोग ये सारी चीज़ें क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैं बता सकता हूँ, बेंडिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला रहता है दैट इज व्हाट M/I/Y। ओके इसी बेंडिंग मोमेंट से बेंडिंग स्ट्रेस मिलती है। तो बेंडिंग मोमेंट जिसका जितना ज़्यादा है ऑब्वियसली बेंडिंग स्ट्रेस उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी, और स्ट्रेस उसकी जितनी ज़्यादा हो रही है दैट मीन्स वो बीम उतनी ही ज़्यादा वीक है। स्ट्रेस जिसमें जितनी ज़्यादा पड़ रही है, किसी बीम में जितनी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो पर्टिकुलर बीम उतनी ही ज़्यादा वीक है। तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बीम सबसे यू कैन से दैट विल बी द वर्स्ट बीम जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लगेगी। तो अब ये चीज़ देखो कि इन तीनों केस में ओके यूडीएल की वैल्यू सेम है, यूडीएल मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये भी W पर मीटर है, ये भी W पर मीटर है, लेंथ भी दोनों की सेम है, तीनों की सेम है, L लेंथ है तीनों की। तो इन तीनों केस में अब ध्यान देना थोड़ा सा और सोचना इस चीज़ पे कि तीनों केस में बेस्ट केस हमारा कौन सा होगा और वर्स्ट केस हमारा कौन सा होगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और इस चीज़ पे विचार करो कि इन तीनों केस में बेस्ट केस डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट केस हमारा कौन सा होगा। ऑब्वियसली बेस्ट केस जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब हुआ कि कम से कम उसमें स्ट्रेस पड़नी चाहिए, कम से कम उसमें मोमेंट होना चाहिए। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे कम बेंडिंग मोमेंट हमको किस में मिलेगा। ओके अब देखते हैं इसको कौन से किस में सबसे कम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। इसको मतलब एक फिगर्स के थ्रू ही समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है समझ में आए अपने को। ओके लेट सपोज ये जो हमको डिस्टेंस मिल रहा है लेट सपोज दिस इज 50 किलोन्यूटन मीटर, ये यहाँ पर 50 किलोन्यूटन मीटर मिला। तो मैक्सिमम मोमेंट जो है नेगेटिव साइड में इसका कितना मिला 50 किलोन्यूटन मीटर। तो अब इसको डिजाइन भी जो करना पड़ेगा हमको 50 किलोन्यूटन मीटर के हिसाब से ही करना पड़ेगा। मैक्सिमम मोमेंट जो मिल रहा है 50 किलोन्यूटन मीटर मिल रहा है। गेटिंग दिस नॉट? ओके नाउ अच्छा अब इसमें आ जाओ। इसमें क्या होगा, 50 से ज़्यादा मिलेगा कि 50 से कम मिलेगा। ऑब्वियसली इसमें हमको 50 से ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारा 50 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो रहेगा ये मैक्सिमम जो मोमेंट रहेगा ये हमको 50 से ज़्यादा मिलेगा। गेटिंग दिस? इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इसमें 50 से ज़्यादा होगा कि कम होगा। इसमें देखो अगर मैं 50 की बात कर रहा हूँ तो ये वाला ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी 50, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 50 से कम होगा। तो बेस्ट केस जिसमें सबसे कम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है वो कौन सा है, ये वाला।
और इसमें भी बेस्ट कब होगा, बेस्ट कब होगा जब ये मिनिमम हो, और ये मिनिमम कब होगा जब ये मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ये कब होगा जब ये 25 हो जाए, बेस्ट केस इसका कब होगा ये 25 और ये 25, तो मिनिमम आप कितना लग सॉरी मैक्सिमम आप कितना लग रहा है 25 किलो न्यूटन मीटर। तो जो चीज़ वहाँ पर 50 लग रही थी, जो चीज़ यहाँ पर 50 से ज़्यादा लग रही थी, वो चीज़ यहाँ पर कितनी लग रही 25 किलो न्यूटन। ओके, और इसको इसी को बेस्ट केस क्यों बोल रहे हैं, अगर ये दोनों मान लो एक बात इक्वल नहीं रहता है, मान लो कि बात एक 35 रहता है और एक 15 रहता है, तो ऑब्वियसली 35 इज ग्रेटर देन 25, तो फिर से बेंडिंग मोमेंट उसका ज्यादा हो गया। तो इसमें भी बेस्ट केस कब होगा व्हेन मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज ओवरहैंगिंग बीम्स जो हम देख रहे हैं, इन जो 3 केस हमने ओवरहैंगिंग बीम का देखा, उसमें से बेस्ट केस कौन सा हुआ, बेस्ट केस ये वाला हुआ व्हेन ए इज लेस देन L/4, when A is less than L/4। और उसमें भी बेस्ट केस अगर हमको निकालना है, उसमें भी बेस्ट पार्ट हमको निकालना है कि बेस्ट बीम हमको कब मिलेगी व्हेन मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो अगर मेरे को मान लो की बात इस पर्टिकुलर केस में डिजाइन क्राइटेरिया निकालना है, ओके, अगर मेरे को ए की एक ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी कि किस वैल्यू मतलब कितना ओवरहैंग मैं करूंगा तब मुझे बेस्ट बीम मिलेगी, अगर मुझे वो चीज़ निकालनी तो मुझे कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, डेट मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो वहां से जो वैल्यू हमको ए की मिलेगी डेट इज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ए, मतलब उतना अमाउंट ऑफ ओवरहैंग हमको होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो ये जो वैल्यू हमको मिलेगी व्हेन आई एम डूइंग दिस डिजाइन क्राइटेरिया, ये इस चीज को लिख के रख लो। डिजाइन क्राइटेरिया क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो यहाँ का जितना बेंडिंग मोमेंट है आप चाहे तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इन टर्म्स ऑफ ए हमको मिलेगा, ए और एल के टर्म्स मिलेगा, ये भी ए और एल के टर्म्स मिलेगा। एंड व्हेन वी इक्वेट दिस मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, उस सिचुएशन में जो ए की वैल्यू आएगी डेट विल बी 0.207 ऑफ एल। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आप याद रख सकते हैं कि ये जो अपने को कितना अमाउंट ऑफ ओवरहैंग होना चाहिए 0.207 ऑफ एल। जब इतना अमाउंट ओवरहैंग होगा तब हमारी जो बीम रहेगी डेट कैन बी कंसिडर्ड एज बेस्ट बीम इन केस ऑफ ओवरहैंगिंग केस। गेटिंग दिस नॉट? ए इज इक्वल टू 0.207 ऑफ एल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बीम 20% ऑलमोस्ट 20% 20.7% ज़्यादा ओवरहैंग है अपने सपोर्ट से, तब की सिचुएशन में हम बोल सकते हैं डेट दिस इज द बेस्ट बीम फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो ये हुई अभी ओवरहैंगिंग बीम के बारे में बात कि 3 केसेस हमने देखा, उसमें से बेस्ट केस कौन सा मिला व्हेन ए इज लेस देन L/4, और वो भी बेस्ट कब होगा व्हेन ए इज इक्वल टू 0.207 ऑफ एल। फर्स्ट थिंग। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं इसको सिंपली सपोर्टेड बीम से कंपेयर करूं, ओवरहैंगिंग बीम को अगर अब मैं सिंपली सपोर्टेड बीम से कंपेयर करूं तो दोनों में से बेटर कौन सी होगी? फिर से मैं पूछ रहा हूं, अगर मैं इस ओवरहैंगिंग बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम से अगर मैं कंपेयर करूं तब उस केस में दोनों में से बेटर बीम मुझे कौन सी मिलेगी? ओके, तो अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तब क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं, दिस इज द यूडीएल कंडीशन, सेम यूडीएल लग रहा है, W पर मीटर लेंथ और L लेंथ की बीम है। तो इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज अगेन लाइक दिस। ओके, तो इसमें भी अगर मैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखूं तो कितना होगा मेरे पास, अगेन ये 50 ही होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम कितना होगा, ये हमारा 50 होगा। तो ये 50 है और यहाँ पर कितना मिल रहा था हमको 25। तो ऑब्वियसली कौन सी बीम बेटर हुई, ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम हमारी हमेशा ज़्यादा बेहतर रहती है एज कम्पेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, इसलिए जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर आप देखे होंगे घरों में, तो क्योंकि बीम ऑब्वियसली ओवरहैंग हम कर नहीं सकते, बाजू में कितना एक्स्ट्रा हम निकालेंगे, वो जगह की वेस्टेज होती है और अल्टीमेटली फिर ऑब्वियसली बाजू वाले के घर में तो घुसा नहीं सकते बीम को, ठीक है। तो घरों में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, बट अगर ब्रिजेस में आप जहाँ भी देखेंगे, ध्यान देना उस चीज़ को, ब्रिजेस में आप देखेंगे तो हमेशा हमको ओवरहैंगिंग बीम ही मिलती है। और ओवरहैंग भी कितना ओवरहैंग रहता है, 20.7% ज़्यादा ओवरहैंग रहता है, 20.7% डेट ऑफ द लेंथ, 20.7% ऑफ डेट ऑफ द लेंथ ऑफ द बीम, टोटल लेंथ ऑफ द बीम। गेटिंग दिस? ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, overhanging beams are always better as compared to the simply supported beam from design point of view। और overhanging beam में भी best beam कौन सी होगी, when इसका A is equal to 0.207 of L।
ओके, तो ये हमने अब सिंपली सपोर्टेड से भी कंपेयर कर लिया। एक और कंपैरिजन मैं आपको देता हूं, अगर मान लो कि बात कोई सिंगल ओवरहैंग है, डबल ओवरहैंग ना होके, ये तो डबल ओवरहैंग वाले केस है, डबल ओवरहैंग ना होके सिंगल साइड का ओवरहैंग है, मतलब एक साइड में एंड में सपोर्ट है और एक साइड से ये ओवरहैंग हो रहा है। ये सारे केसेस आप लोग कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू W की और L की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेके आप कर सकते हैं। ओके, अभी मैं जो ये बता रहा हूँ 50, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आप लोग कोई भी वैल्यू लेके W की वैल्यू भी सेम रखना और L की वैल्यू भी सेम रखना, तीनों चारों केसेस में करना, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, अच्छा इस केस में कैसा होगा बताओ। इस केस में अगर मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव, ओके, और ये ऐसा, विल बी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, अगेन फिर से अब इसको इससे कंपेयर करो, ये दोनों में से कौन सी बेटर है, तो ऑब्वियसली जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड में ज्यादा हो रहा है, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड में ज्यादा हो रहा है, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दोनों साइड में कम मिल रहा है, वो बेटर है। तो कौन सी बेटर होगी, ऑब्वियसली ये वाली बेटर होगी। ओके, तो सिंगल डबल साइड ओवरहैंग ऑब्वियसली इज बेटर देन द सिंगल साइड ओवरहैंग। ओके, बट सिंगल साइड ओवरहैंग ऑब्वियसली इज बेटर देन द सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंगल साइड, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम और सिंगल साइड ओवरहैंग में हम अगर कंपैरिजन करें तो सिंगल साइड ओवरहैंग जो रहेगा वो बेटर रहेगा, बट अगर सिंगल साइड और डबल साइड में हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली डबल साइड ओवरहैंग जो रहेगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, सो दिस इज हाउ दिस ओवरहैंगिंग बीम्स कैन बी मेड। अच्छा, इसमें अगर मैं ये सेम चीज़ें यहाँ पर करूँ, डिज़ाइन क्राइटेरिया अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ सिंगल साइड ओवरहैंग में भी, ये कुछ एक फिगर्स दे रहा हूँ क्योंकि कई बार आ जाते हैं फिगर्स। अगर सिंगल साइड ओवरहैंग में अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ डिज़ाइन क्राइटेरिया, दिस इज लेंथ A एंड दिस टोटल लेंथ इज लेट सपोज L। ओके, सेम काम करूँगा, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, तब तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना दोनों साइड। Getting this? तो उस सिचुएशन में सिंगल साइड ओवरहैंग में A विल बी इक्वल टू 0.293 ऑफ L। ओके, तो डबल ओवरहैंग में जो बेस्ट कंडीशन है दैट इज A इज इक्वल टू 0.207 ऑफ L, और सिंगल ओवरहैंग में जो बेस्ट कंडीशन है दैट इज A इज इक्वल टू 0.293 ऑफ L। ओके, यू कैन राइट डाउन द नोट दैट बीम विथ 2 ओवरहैंग इज बेटर देन द बीम विथ 1 ओवरहैंग। Okay, and overhanging beam obviously is better than the simply supported beam, and beam with one overhang is better than the simply supported beam. Getting this or not? Okay, तो ये हो गया हमारा ओवरहैंगिंग बीम के बारे में और इसका इंपॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस, क्या इसका सिग्निफिकेंस है फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अच्छा इसमें एक टर्म आती है दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ओके, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट बिकम्स जीरो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जिस भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमारा जीरो मिलता है दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर किसको बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी वो पॉइंट है जहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, बट व्हाइल बिकमिंग जीरो द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। जीरो होते समय जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है तब हम बोलेंगे ये है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ओके, मैं एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला केस जो हमने देखा था व्हेन A इज इक्वल टू L/4, ये वाले केस में हमको जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिला था वो इस तरीके से मिला था। ओके, अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोले हमने? जहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है कहां पर? यहां पर, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं है। क्यों? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को हमने कैसे डिफाइन किया? जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, वेयर बेंडिंग मोमेंट इज चेंजेस इट्स साइन एंड व्हाइल चेंजिंग साइन द बेंडिंग मोमेंट बिकम्स जीरो, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। और जहां जहां पर बेंडिंग मोमेंट बिकम्स जीरो दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑल दोस पॉइंट्स आर नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, अच्छा इस केस में आ जाओ, दिस इज नोन एज, ये क्या होगा? ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होगा ही, क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है, बट साथ ही साथ बेंडिंग मोमेंट अपना साइन भी चेंज कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर भी होगा।
ओके तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर को और हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जहां पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है एंड व्हाइल चेंजिंग साइन इट बिकम जीरो, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज ऑल दोस पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट बिकम जीरो। तो इसलिए हम एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, दैट ऑल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बट ऑल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज नॉट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है वो सब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, क्योंकि वहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है। बट अगर उसमें क्योंकि साइन चेंज हो रहा है, अगर साइन चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ही कहलाएगा, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो जैसे इसके पर्टिकुलर केस में देखें तो ये केस में क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एज वेल एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एज वेल एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। गेटिंग दिस नॉट? तो ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसमें अगर कंफ्यूज हो रहा है आपको तो इसको इस तरीके से याद रखना, कॉन्ट्रास्ट हम वर्ड यूज करते हैं जनरली दो अपोजिट चीजों के लिए। कंट्रास्ट कलर पहना है, कंट्रास्ट जो भी हम यूज करते हैं, दो कंट्रास्ट मतलब दो अपोजिट चीजों के लिए। तो इसको इसी तरीके से याद करना कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मतलब जहां पर दो अपोजिट हो रहा है, मतलब साइन चेंज हो रहा है एंड व्हाइल चेंजिंग साइन द बेंडिंग मोमेंट बिकम जीरो। और दूसरा जो बचा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वो पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट बिकम्स जीरो एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मे चेंज साइन। हो सकता है साइन चेंज कर भी ले, हो सकता है साइन चेंज ना भी करे। ओके सो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट जस्ट बिकम जीरो, दैट इज बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज पॉइंट where the bending moment changes its sign and while changing sign bending moment becomes zero at that particular point. Okay, and you can write down the note, all point of contraflexor are point of inflection but all point of inflection are not point of contraflexor. First thing. Second thing, at point of contraflexor the curvature of beam reverses or changes its डायरेक्शन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर में क्या हो रहा है, जो बीम का कर्वेचर है दैट इज रिवर्सिंग और इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन। Getting this or not? Okay, so this is all about the overhanging beam. Okay, so next is the case of beam with internal hinge or you can also call it as moment hinge. Internal hinge means hinge within the beam, मतलब बीम के ही अंदर में अगर लेट सपोज हिंज है, मतलब ये दो अलग अलग बीम आप इसको मान सकते हैं AB एंड BD, और इसको एक इंटरनल हिंज के थ्रू ज्वाइन किया गया है ना, मतलब ये जैसे ये दो बीम्स है इसको इंटरनल हिंज के थ्रू हमने ज्वाइन किया है, ये इस तरह से। अगर ये हमने देखा भी था दैट इंटरनल हिंज डू नॉट ट्रांसफर्स मोमेंट। ओके, मोमेंट जो रहता है इंटरनल हिंज पे जीरो रहता है। गेटिंग दिस? तो इसका अब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अब हम कैसे बना सकते हैं, इस केस को ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कई बार पेपर में इसमें के क्वेश्चंस आए हुए हैं इंटरनल हिंज से रिलेटेड। तो इंटरनल हिंज के केस को क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम है उसको इंटरनल हिंज से अलग कर लो और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ओके, तो इसको अब हम क्या करेंगे, इंटरनल हिंज से सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करेंगे तो BD एक अलग बीम आ जाएगी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना रहे हैं। यहाँ एक रिएक्शन आ जाएगा C पे, D पे एक लोड लग रहा है डेट इज 20 किलो न्यूटन। ओके, नाउ अब एक ये पॉइंट B से अगर हम इसको अलग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अलग करेंगे तो एक रिएक्शन हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये एक रिएक्शन लेट सपोज एक डाउनवर्ड रिएक्शन हम यहाँ पर लगा रहे हैं RB। ये एजम्पशन है, डाउनवर्ड जो है वो एजम्पशन है हमारा, हो सकता है अपवर्ड रहे। तो RB हम डाउनवर्ड लगाए, मान लो कि बात इस RB की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, अपवर्ड लगेगा। और RB अगर पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब जो डाउनवर्ड हमने एज्यूम किया था वो सही है। गेटिंग दिस ऑन? ओके, तो क्या किया हमने, BD को अलग कर दिया, ये हमारा बन गया BD, यहाँ C है। अच्छा, दूसरा पार्ट हमारा है AB। तो अब AB में क्या होगा, अब ध्यान देना, यहाँ पर जो B में हमने डाउनवर्ड रिएक्शन लगाया है वही A में आके B में वही जो BD में हमने पॉइंट B पे डाउनवर्ड रिएक्शन लगाया है, उसी पॉइंट B पे अगर हम AB में देखें तो यही एक अपवर्ड रिएक्शन बन जाएगा। ये जो समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, तभी तो अगर हम वापस इसको ज्वाइन करेंगे तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मिलके कैंसिल हो जाएगा, ये वापस ये चीज़ बन जाएगी। ओके, तो सेपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब क्या हुआ कि उसका हम सपोर्ट हटा के उसमें रिएक्शन लगा रहे हैं। ओके, बट वापस अगर सपोर्ट लगा देंगे तो फिर से वही चीज़ बनना चाहिए। तो RB जितना यहाँ डाउनवर्ड हमने एज्यूम किया उतना ही यहाँ पर RB अपवर्ड लगना चाहिए, पहली चीज़। अच्छा, पॉइंट A पे क्या होगा, पॉइंट A बिकॉज ये एक फिक्स पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट पे क्या क्या लगता है, एक RAY, दूसरा RAX और तीसरा एक मोमेंट MA। गेटिंग दिस? ऑब्वियसली RAX की वैल्यू तो जीरो होगी, तो RAY और MA ये दो मोमेंट, दो रिएक्शन जो है वो यहाँ पर लगेंगे। ओके, आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया है, इंटरनल हिंज से इसको रिमूव कर दिया है और उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये चीज़ क्लियर है?
ओके नाउ अब देखो, अब ध्यान दो यहाँ पर, ये है हमारा रिएक्शन आर सी। ओके अब बी डी को कंसिडर करो, तो बी डी को कंसिडर करेंगे समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू, अगर मैं 0 करूँ तो आर सी इज इक्वल टू आर बी प्लस 20 और यू कैन से आर सी माइनस आर बी इज इक्वल टू 20, यानी चीज गेटिंग दिस। सिमिलरली मोमेंट एट सी ले लो। ओके तो मोमेंट एट सी कितना हो जाएगा, आर बी इंटू दिस डिस्टेंस विच इज 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है। मोमेंट एट सी लेट सपोज टोटल मोमेंट 0, दोनों साइड से वो कर लो, तो आर बी इंटू 3 माइनस 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। गेटिंग दिस नॉट? तो ये आर बी हमको कितना मिल गया, दिस आर बी इज 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। तो आर सी कितना हो जाएगा, आर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बी प्लस 20, तो आर सी हो जाएगा हमारा, आर सी इज इक्वल टू 20 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। तो आर सी मिल गया हमको 40 किलो न्यूटन अपवर्ड।